साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको बता दूँ, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप विजन आईएएस के साइट पर जा करके वहाँ से आप पीडीएफ चाहे हिंदी में या इंग्लिश में आप डाउनलोड कर सकते हैं। उससे एक आसान तरीका और भी है कि आप गूगल में विजन आईएएस डेली करंट अफेयर्स, यदि हिंदी में चाहिए तो इन हिंदी डालिए, इंग्लिश में चाहिए तो इन इंग्लिश डालिए, और जो पहला लिंक आएगा वहाँ से आप जा करके मंथ वाइज जिस डेट का आपको चाहिए वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2023 में गगनयान के प्रक्षेपण की घोषणा की है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पहले 2022 में इसका प्रक्षेपण होना था। तो यह भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसकी घोषणा वर्ष 2018 में की गई थी। इसे वर्ष 2022 में प्रक्षेपित किया जाना था, किंतु कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इसके प्रक्षेपण में विलंब हो गया। गगनयान के पहले चालक दल रहित मिशन का प्रक्षेपण वर्ष 2022 की दूसरी छमाही के लिए निर्धारित है। इसके बाद दूसरा चालक दल रहित मिशन, मतलब इसमें 2 चालक दल रहित मिशन जाएंगे और फिर एक मानव मिशन जाएगा। तो जो दूसरा चालक दल रहित मिशन है वो व्योम मित्र के साथ ले जाया जाएगा। व्योम मित्र की बात करें तो यह इसरो द्वारा विकसित एक मानव रोबोट रूपी अंतरिक्ष यात्री है। अंततः वर्ष 2023 में प्रथम चालक दल सहित गगनयान मिशन को प्रक्षेपित किया जाना है। अब यदि हम लोग गगनयान के बारे में बात करें तो इसका उद्देश्य जो है वह भारतीय प्रक्षेपण यान पर मानव को निम्न भूकक्षा अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट LEO में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना है। यह 5 से 7 दिनों के लिए पृथ्वी से 300 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भूकक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करेगा और इस ऑर्बिटल मॉड्यूल में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। तो कुल कितने यात्री जाएंगे? 3 जाएंगे। पेलोड में क्या शामिल होगा? एक क्रू मॉड्यूल जिसमें मानव को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान शामिल होगा और सर्विस मॉड्यूल जो दो तरल प्रणोदक इंजनों द्वारा संचालित होगा। इसमें आपातकालीन निकास और आपातकालीन रूप से मिशन को निरस्त करने की क्षमता है। साथ ही GSLV Mk3 जिसे LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 भी कहा जाता है, ये 3 चरणों वाला भारी उत्थापन प्रक्षेपण यान है। इसका उपयोग गगनयान को प्रक्षेपित करने के लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रूफटॉप सोलर योजना पर परामर्शिका जारी की है। तो देखिए, मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि इसके द्वारा किसी भी विक्रेता अर्थात वेंडर को अधिकृत नहीं किया गया है। यह योजना केवल विद्युत वितरण कंपनियों अर्थात डिस्कॉम द्वारा ही राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2022 तक रूफटॉप सोलर संयंत्रों के माध्यम से 40 गीगावाट की संचयी क्षमता प्राप्त करने के लिए वर्ष 2019 में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप और लघु सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम का चरण 2 शुरू किया गया था। ध्यातव्य है कि इसके चरण 1 का अर्थात प्रथम चरण को वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था और चरण 2 2019 में। अब इसके मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो पहला, सभी उपभोक्ता खंडों जैसे कि आवासीय, संस्थागत, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि में ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना। और वहीं दूसरा, रूफटॉप सोलर के परिनियोजन को तीव्रता प्रदान करने के लिए डिस्कॉम को सबसे आगे लाना। इसके 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। यदि आगे बात करें तो रूफटॉप सोलर के लाभ क्या होंगे? तो पारेषण और वितरण हानियों में बचत, अतिरिक्त भूमि की कोई आवश्यकता नहीं, स्थानीय रोजगार सृजन, स्थानीय आपूर्तिकर्ता को अतिरिक्त विद्युत की आपूर्ति करके बिजली के बिलों में कमी लाना इत्यादि, ये इसके कुछ लाभ हैं। रूफटॉप सोलर योजना में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए किए गए जो अन्य उपाय हैं, यदि उनकी बात करें तो इसमें पहला है आवासीय क्षेत्र के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता और चरण 2 के तहत डिस्कॉम के लिए विभिन्न स्लैब के अंतर्गत प्रोत्साहन। दूसरा, नवीकरणीय ऊर्जा को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण श्रेणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा, स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया अर्थात जिसे शॉर्ट में आप स्पिन कह सकते हैं। स्पिन परियोजना या यह परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे बात कर लेते हैं संविधान सभा की ऐतिहासिक पहली बैठक के 75 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके संबंध में। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। अब ये इसका गठन कैसे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आती है, इसमें 3 सदस्य थे, फेडरिक पेथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर।
इसके सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 की सिफारिशों के आधार पर भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था या गठन किया गया था। संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 के द्वारा मान्यता दी गई थी। अब इसकी संरचना की बात करें तो सदस्यों का चयन कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से किया गया था। व्यवस्था क्या थी इसमें, किस प्रकार से चुने जाएंगे? तो प्रांतीय विधानसभाओं के माध्यम से 292 सदस्य चुने गए थे और इसमें शामिल 93 सदस्यों को 93 सदस्यों ने भारतीय रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था तथा 4 सदस्यों ने चीफ कमिश्नरी वाले प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया था। इस प्रकार से कुल सदस्यता कितने हुए? 389। हालांकि 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा की स्थापना की गई थी और कुछ प्रांतों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। परिणाम स्वरूप संविधान सभा की सदस्य संख्या घट करके 389 से 299 रह गई, 389 से 299 रह गई थी। सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। आगे चलते हैं। संसदीय समिति ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कोष के दोषपूर्ण उपयोग पर आपत्ति प्रकट की है। यह निष्कर्ष बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के विशेष संदर्भ में शिक्षा के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण पर 5वीं रिपोर्ट का हिस्सा है। इसे हाल ही में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। यह 3 मंत्रालयों, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय अर्थात इन 3 मंत्रालयों का एक समन्वित प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य बाल लिंगानुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के में व्यक्तिगत रूप से नगद प्रोत्साहन घटकों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण यह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना नहीं है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में यह से महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के कार्यान्वयन के लिए चयनित जिलों के जिला कलेक्टरों को प्रत्यक्ष सहायता अनुदान का वितरण शुरू कर दिया है। जो प्रमुख अवलोकन या जो प्रमुख सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों की बात करें तो पहला प्रावधान क्या है? निधियों का आवंटन और निधि जारी करना। इससे संबंधित मुद्दा यह है कि योजना की शुरुआत के बाद से राज्यों द्वारा केवल 25.13% धनराशि व्यय की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य हस्तक्षेपों पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय पर कोई अलग अलग जानकारी नहीं है। इसके संबंध में जो सिफारिश की गई है वह यह है कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पहले जारी की गई राशि के वास्तविक उपयोग के आधार पर और पिछली निधियों के व्यय और उपयोग की उचित जांच के बाद ही निधियां जारी की जाएं। दूसरा, व्यय करने का प्रारूप। तो इसका जो इससे संबंधित मुद्दा वो यह है कि वर्ष 2016 से 19 की अवधि के दौरान जारी किए गए कुल 446.72 करोड़ रुपयों में से केवल मीडिया विज्ञापन पर इस 446.72 करोड़ रुपए का 78.91% जो है वो मीडिया विज्ञापन पर व्यय किया गया था। तो इसके संबंध में सिफारिश क्या है कि विज्ञापनों की बजाय शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला है अन्य सिफारिशें क्या है? तो इसमें पहला है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण उन अन्य जिलों या राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए जहां बाल लिंगानुपात तुलनात्मक रूप से कम है। दूसरा, स्वयं सहायता समूह, निजी एवं गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी आदि के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। स्कूलों में लड़कियों का पुनः नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति को ट्रैक किया जाना चाहिए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं। भारत के पास वर्ष 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर होंगे। इसके अलावा इन 9 के अलावा 12 अन्य परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दी गई है। वर्तमान में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर परिचालित हैं। परमाणु रिएक्टर परमाणु विखंडन के माध्यम से विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो यदि परमाणु विखंडन क्या होता है इसकी बात करें तो परमाणु विखंडन एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक ऊर्जा विमुक्त करते हुए 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिकों में विभाजित हो जाता है। विखंडन रिएक्टरों के लिए यूरेनियम और प्लूटोनियम का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है एज ए ईंधन के रूप में। लाभ इसका क्या है? तो ये परमाणु रिएक्टर कोई प्रदूषणकारी गैस उत्सर्जित नहीं करते हैं। ईंधन की कम लागत, विद्युत स्टेशनों की लंबी कार्यशील अवधि आदि इनकी विशेषताएं हैं। इनकी हानियां भी हैं। तो हानियों में क्या है? इसके अपशिष्ट रेडियोधर्मी प्रकृति के होते हैं और इनका सुरक्षित निपटान बहुत जटिल एवं महंगा है। निर्माण और सुरक्षित रूप से उपयोग बंद करने की लागत बहुत अधिक है। इनमें व्यापक स्तर की दुर्घटनाएं विनाशकारी सिद्ध हो सकती हैं।
देश में परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों की स्थापना को सक्षम बनाने के लिए उठाए गए जो कदम हैं उनमें पहला है परमाणुवी नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भारतीय परमाणु बीमा पूल का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया है। और तीसरा है, ईंधन की आपूर्ति सहित परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए विदेशों के साथ समझौतों को सक्षम बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। केंद्र ने कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने संबंधी दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो इसके संबंध में अन्य चीजों को देखें तो देखिए, इस कदम से खतरनाक रसायनों के संपर्क में आने के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही फसलों में इन कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होगा। प्रमुख दिशा निर्देश क्या हैं? पहला है, ऑपरेटरों को किसी भी परिचालन से पूर्व नागर विमानन महानिदेशालय से एक विशिष्ट पहचान संख्या और मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। दूसरा, परिचालन से पहले स्थानीय अधिकारियों को सूचित करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी सुरक्षा सावधानियां जैसे कि किसी जल निकाय के पास छिड़काव नहीं करना, लक्षित और गैर लक्षित क्षेत्र के बीच बफर जोन बनाए रखना, जनता को पूर्व सूचना देना इत्यादि का पालन करना होगा। खेती में ड्रोन की भूमिका में मृदा और क्षेत्र नियोजन, फसल निगरानी, खरपतवार, कीट एवं बीमारियों से फसल सुरक्षा, सटीक फसल छिड़काव, सिंचाई प्रबंधन, टिड्डी नियंत्रण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सुदूर संवेदी डेटा संग्रह के लिए उपयोग आदि शामिल हैं। ड्रोन का उपयोग करने के लाभ क्या हैं? कार्यबल की आवश्यकता को कम करना, जो अधिक वर्कफोर्स लगता था उसकी आवश्यकता कम होगी। अनुप्रयोग के समय को न्यून करना, अर्थात इसके इस्तेमाल में जो टाइम अधिक लगता था उसको वो कम लगेगा। जल का अल्प उपयोग करना, रसायनों की मात्रा कम करना, दक्षता और सटीकता में वृद्धि करना इत्यादि। चुनौतियां भी हैं इसमें। चुनौतियां क्या है? पहला, ड्रोन संचालन की निगरानी के लिए विनियामक ढांचा अभी भी तैयार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमित उड़ान समय और सीमा, लघु कृषि जोत आदि अन्य समस्याएं भी इसके समक्ष उत्पन्न है। आगे बात कर लेते हैं जो सुर्खियों में चीजें रही हैं। पहला है, मोटे अनाजों की खरीद, आवंटन, वितरण व बिक्री के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया गया है। तो देखिए, मोटे अनाज की खरीद, आवंटन, वितरण और बिक्री के लिए केंद्र ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहला, क्या जारी किए गए? नए दिशा निर्देशों के तहत इन जिनिसों की खरीद एवं खपत में वृद्धि करने के लिए ज्वार और रागी की वितरण अवधि को 6 महीने और रागी की वितरण अवधि को 7 महीने तक बढ़ा दिया गया है। ज्ञातव्य है कि पहले राज्यों द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदे गए मोटे अनाज को खरीद अवधि के समाप्त होने के 3 महीने के भीतर वितरित किया जाना आवश्यक था। मोटे अनाज कई खरीफ फसलों का एक व्यापक उपसमूह है। इसमें मक्का, मकई के साथ जौ, ज्वार, बाजरा, रागी इत्यादि शामिल हैं। आगे चलते हैं। बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा, ये क्यों चर्चा में? हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। ध्यातव्य है कि यह देश में डिजिटल भुगतान के सबसे बड़े उद्यमों में से एक के रूप में उभरा है। पेटीएम बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है। इसका लाभ क्या होगा? तो लाभ यह है पेटीएम को कि प्राथमिक नीलामी में भाग लेना, सीमांत स्थायी सुविधा में भागीदारी के साथ साथ निश्चित दर और परिवर्तनीय दर, रेपो एवं रिवर्स रेपो इत्यादि की सुविधा इनको मिलेगी। इसके साथ ही बैंक अब सरकार द्वारा संचालित वित्तीय समावेशन योजनाओं में भागीदारी के लिए भी पात्र होगा। आगे बात कर लेते हैं वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के बारे में। तो देखिए, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक बीमारियों के विरुद्ध तैयारी के लिए 195 देशों की क्षमताओं का आकलन करता है। इसे गैर लाभकारी न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इसके जो मुख्य निष्कर्ष उनकी बात करें तो पहला है, सभी आय स्तर वाले देश भविष्य की महामारियों खतरे से निपटने के लिए तैयार नहीं है। ये जो आपका वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक है, स्कोर पर विश्व के समग्र प्रदर्शन में वर्ष 2021 में, जो कि 100 में से है, ये 38.9 अंकों तक की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि 2019 में कितना था? 40.2 था। भारत के प्रदर्शन में भी गिरावट दर्ज की गई है। अधिकांश देशों ने महामारियों से निपटने की तैयारी को मजबूत करने के लिए पर्याप्त वित्तीय निवेश नहीं किया है। आगे बात कर लेते हैं हैदरपुर आर्द्रभूमि के बारे में। तो भारत ने हैदरपुर आर्द्रभूमि को देश के 47वें रामसर स्थल के रूप में नामित किया है।
रामसर एक आर्द्रभूमि स्थल है। इसे रामसर कन्वेंशन के तहत नामित किया गया है। यह कन्वेंशन एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है। यह संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का 9वां रामसर स्थल है। इसका गठन वर्ष 1984 में शोलानी और गंगा नदियों के संगम पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के द्वारा किया गया था। यह हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य का एक हिस्सा है। आगे चलते हैं ड्रैगन फ्लाई के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुष्यन की संकटग्रस्त प्रजातियों की अपडेटेड लाल सूची में इन प्रजातियों को अर्थात इन ड्रैगन फ्लाई के पहले वैश्विक मूल्यांकन के परिणाम जारी किए गए हैं। इन परिणामों के अनुसार 6016 प्रजातियों में से 16% प्रजातियों के समक्ष विलुप्त होने का खतरा है। ड्रैगन फ्लाई के बारे में बात करें तो वे ताजे जल के पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति के अत्यधिक संवेदनशील संकेतक हैं। उनके लिए प्रमुख खतरों में आवासीय और वाणिज्यिक निर्माण के लिए वनोन्मूलन, जल विद्युत संयंत्र के परिणामस्वरूप नदी के प्रवाह में बाधा, बांध और जलाशय निर्माण तथा कृषि के लिए जल निकासी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा HEA पर प्रमाणन का कोर्स के संबंध में। तो इस पाठ्यक्रम को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा शुरू किया गया है। ये जो आपका गृह ऊर्जा लेखा परीक्षा है, यह एक घर में विभिन्न ऊर्जा खपत उपकरण और उपकरणों के ऊर्जा उपयोग के उचित लेखांकन, निगरानी एवं विश्लेषण को सक्षम बनाता है। यह ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिए व्यवहार समाधान और सिफारिशों के साथ एक तकनीकी रिपोर्ट भी प्रदान करता है ताकि ऊर्जा बिल एवं उपभोक्ता के कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। आगे बात कर लेते हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के बारे में। देखिए, यह वास्तुकला के लिए विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। इसे रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स RIBA द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार ब्रिटिश महारानी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अनुमोदित किया जाता है। उस व्यक्ति या ऐसे लोगों के समूह को दिया जाता है जिनका वास्तुकला की उन्नति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भारत से बालकृष्ण दोषी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के लिए चुना गया है। उन्होंने अर्थात बालकृष्ण दोषी ने ली कार्बूशियर के साथ कार्य किया है। उनके कार्यों में भारतीय प्रबंधन संस्थान, बेंगलुरु और अरण्या लो कास्ट हाउसिंग 1989 की जो कि इंदौर में है, ये शामिल हैं। उन्हें प्रीतिजिगर पुरस्कार और आगा खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बात कर लेते हैं पैरा स्पोर्ट्स को प्राथमिक श्रेणी में स्थान। सरकार ने पैरा एथलीटों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने हेतु पैरा स्पोर्ट्स को प्राथमिकता की श्रेणी में रखा है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार पैरा एथलीटों के प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धात्मकता प्रदर्शन के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। जैसे दिव्यांग लोगों के बीच खेल को बढ़ावा देना, खेलो इंडिया योजना के कार्यक्षेत्र में से एक है, या राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता, राष्ट्रीय खेल विकास कोष इत्यादि का प्रावधान किया जाएगा। मतलब इनको इस माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।